एक आंधी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गई। पूरी दुनिया जीतने के ख्वाब को लेकर निकलने वाली भेड़िया सिफत कौम, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम की। मैं अपने जद चंगेज खान के नक्श कदम पे चलते हुए पूरे जहान पे अपनी हकमियत नाफिज करना चाहता हूँ। कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। इस्लामी रियासतों पर कहर बनकर टूटने वाला ऐसा फितना जिसने तकरीबन 6 करोड़ इंसानों की जान ले ली। मौत, तबाही और बर्बरियत का दूसरा नाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान नूह की वजह से दुनिया गर्क हो चुकी थी और तमाम लोग उस तूफ़ान में हलाक हो गए, सिवाय वो जो हज़रत नूह की कश्ती में सवार हुए थे। उन बच जाने वाले चंद लोगों की वजह से ही अल्लाह ने दुनिया को दोबारा आबाद किया। दरअसल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, साम, हाम, याफिस और किनान। उनमें किनान काफिर था, लिहाजा वो कश्ती में सवार न हुआ और सैलाब में गर्क हो गया। कश्ती से उतरने के बाद हज़रत नूह ने अपने तीनों बेटों को दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में रवाना कर दिया ताकि दुनिया की आबादी खूब फैल जाए। साम बिन नूह ने अरब में सुकूनत इख्तियार की, लिहाजा आज बिलाद अरब की मुकम्मल आबादी साम की औलाद हैं। हाम ने शुमाली अफ्रीका को आबाद किया, लिहाजा आज अफ्रीकी और सूडानी कौम हाम बिन नूह की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि याफिस बिन नूह मशरिकी सुमाल यानी अनातोलिया में आकर आबाद हो गया। तौरेत के मुताबिक याफिस की शादी अर्तानीस नामी खातून से हुई, जिससे उसके 7 बेटे पैदा हुए, जिनके नाम गोमर, सेकाबिला, याजूज माजूज, युआन, तुर्क और तुबिल थे। वक्त गुजरने के साथ याफिस के ये 7 बेटे 7 कबीले बन गए और उनकी नस्लों ने खूब तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। याफिस की ज़्यादातर औलादें शुमाल एशिया और यूरोप के इलाकों में आबाद हो गए। गोमर और तोबिल की नस्ल से यूरोप में सफ़ेद फार्म लोग आबाद हुए। युआन को चूंकि लोग यूनान भी कहते थे, इसलिए उसके नाम पर यूनान नामी मुल्क आबाद हुआ। इन ही यूनानियों यानी एंशिएंट ग्रीक्स ने कदीम उलूम की बुनियाद रखी, जबकि याजूज माजूज के कबाइल ने आपस में शादियां की और जब उनकी आबादी बढ़ी तो ज़मीन में वो खूब फसाद मचाने लगे। लिहाजा हज़रत सिकंदर जुल्करनैन ने उन्हें कफकाज में 2 पहाड़ों के दरमियान बंद कर दिया। याफिस के आखिरी बेटे यानी तुर्क बिन याफिस की औलादें शुमाली एशिया में आबाद हो गईं, इसलिए इस इलाके को तुर्किस्तान के नाम से याद किया जाता है। तुर्क के बेटे का नाम अल नजा था, जिसके 2 बेटे थे जिनका नाम मगूल और तातार था। उन दोनों भाइयों ने अलग अलग कबीले बसा लिए और हुकूमत के खातिर उनमें इख्तिलाफ हो गया। तुर्क ज़माना कदीम से ही बुत परस्त थे। तुर्कों के मुताबिक आसमान उनका खैमा जबकि सूरज उनका झंडा होता था। ये टेंगरी नामी देवता की इबादत करते थे, जो आंधी, बारिश और तूफान लाने वाला समझा जाता था। तुर्क के बेटे तातार का कबीला मंगोलिया, सहराए गोबी, रूस और चीन में फैल रहे थे, जिनकी नस्ल में एक ताकतवर सरदार तुमना खान पैदा हुआ, जिसने खुद को मंगोल कहलवाना शुरू कर दिया और यही नाम उनकी पहचान बन गई। इस मंगोल कबीले का उरूज तब हुआ जब 1200 ईस्वी में उनमें तमुजन नामी मंगोल सरदार बना, जिसे तारीख में चंगेज़ खान के नाम से जाना जाता है। उसने 12वीं सदी में तमाम मंगोल कबीलों को इकट्ठा किया और सल्तनत मंगोल यानी मंगोलियन एम्पायर की बुनियाद रखी। चंगेज़ खान ने बहुत जल्द चीन, साइबेरिया, स्टेप और रूस के इलाके फतह कर लिए। जितने भी गांव, कस्बे और शहर मंगोल लश्कर के जद में आए, वो सब के सब तबाह हो गए। तमाम शुमाली एशिया के इलाकों को फतह करने के बाद चंगेज़ खान ने खाकान यानी अजीम खान का लक़ब इख्तियार किया। चंगेज़ खान जंगी महारत के लिहाज से सिकंदर आज़म या नेपोलियन के बराबर था। वो बड़ी ताकत, इम्तियाज़, जहानत और समझदारी का मालिक था, लेकिन बड़ा ही जालिम और जाबिर इंसान था। वो जान बख्शने या सुलह करने पर यकीन न रखता था, बल्कि कत्ल गारत, लूट मार और खून बहाकर अपनी ताकत का सबूत देता।
एशिया को फतह करने के बाद चंगेज़ खान ने इस्लामी रियासत ख्वारिज़म शाही सल्तनत पर हमला कर दिया, जो वस्त एशिया और ईरान की एक ताकतवर सल्तनत थी। ख्वारिज़म शाही की फ़ौजें मंगोलों के आगे पे दर पे शिकस्तें खाती चली गईं और इस्लामी शहर एक एक करके चंगेज़ खान की आतिश गज़ब का निशाना बनने लगा। मंगोल लश्कर ने शहरों में आग लगाकर उन्हें वीरान कर दिया। हज़ारों मर्द, औरतें और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। क़यामत की बेशुमार निशानियों में से एक निशानी इन मंगोल तातारी से मौरके के बारे में बयान की जाती है। लिहाजा हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक तुम छोटी आँखों वाले, सुर्ख चेहरों वाले, चिपटी नाक वाले तुर्कों से जंग न कर लो। इस्लामी उलमा व मवर्रखीन ने इन्हीं मंगोलों के हमलों को किताबों में फितना तातार के नाम से जिक्र किया है। चंगेज़ खान के 4 बेटे थे, जिनमें ओगदाई को चंगेज़ खान की मौत के बाद खाकान बना दिया गया। ओगदाई ने अपने बाप के फतह किए हुए इलाके को मज़ीद वसी किया और चीन, रूस और शुमाली एशिया में मज़ीद फतूहात किए। ओगदाई के बाद चंगेज़ खान का पोता मंगू और हलाकू खान मुस्लिम रियासतों की तबाही का सबब बना। उस वक्त मुस्लिम दुनिया की खिलाफत अब्बासी खलीफा मुस्तअसम बिल्लाह संभाल रहे थे। सल्तनत का दारुल खिलाफा बगदाद शहर था। हलाकू खान 1257 ईस्वी के आखिर में लश्कर लेकर बगदाद पर हमला आवर हुआ और 13 दिन तक बगदाद को घेरे में लेकर रखा। आखिरकार फसील के दरवाजे खोल दिए गए और खलीफा ने हथियार डाल दिया। हलाकू खान ने खलीफा और तमाम उमरा को कत्ल कर दिया और शहर में कत्लो गारत शुरू कर दी। मवर्रिख शिराजी ने लिखा है कि मंगोल शहर में भूखे गधों की तरह फैल गए, इस तरह जैसे गजबनाक भेड़िए भेड़ों पर हल्ला बोल देते हैं। हरम की औरतें गलियों में घसीटी गईं। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर एक का इस कदर कत्ले आम हुआ कि खोपड़ियों का एक मीनार बन गया। शहर की गलियां खून से भर गईं। दरियाए दजला के किनारों पर आबाद अलिफ लैला, शहरजाद और खलीफा हारूनुर रशीद का शहर बगदाद तबाह बर्बाद हो चुका था। जहां दिलकुशा मस्जिद, वसी कुतुब खाने, आलिशान मोहल्लात, सरसब्ज बागात, पुररौनक बाजारें, मदरसे और हमामों की कसरत थी, अब वो ईंटों का ढेर बन चुका था और बगदाद की गलियां लाशों से अटी पड़ी थी। हर तरफ धुआं, खून और अंगारे दिख रहे थे। फिजाओं में फैली बदबू से शहर मदगम हो चुकी थी। कहते हैं कि दरियाए दजला का पानी चंद दिनों तक लाल रंग में बहता रहा, जो मुसलमानों का खून था और जो गलियों से बह बह कर दरिया में शामिल हो रहा था। बगदाद की तबाही सिर्फ एक शहर की तबाही न थी, ये 1000 साल तहजीब और सकाफत की तबाही थी। मुस्लिम उम्मा का शिराजा बिखर चुका था। बगदाद खिलाफत का मरकज़ था, लिहाजा अब ना मुसलमानों का कोई खिलाफत बाकी रहा और ना खलीफा। लेकिन ये तबाही और जवाल अब मुसलमानों को दोबारा मुत्तहद करके उनके दोबारा उठ खड़े होने का सबब बना। मंगोल बगदाद को फतह करने के बाद छोटी छोटी मुस्लिम रियासतों पर हमला आवर हुए। ये किसी तूफ़ान की तरह हर चीज़ को बहा कर ले जा रहे थे। 1258 ईस्वी में हलाकू खान ने मंगोल फ़ौज को दमिश्क और फ़लस्तीन भेजा, लेकिन अब उनके सामने ममलूक सुल्तान रुकनुद्दीन बाइबरस मुसलमानों की ढाल बनकर खड़ा था। 1260 ईस्वी में फ़लस्तीन के मकाम ऐन जालूत में मंगोल और ममलूक फ़ौज का मुकाबला हुआ, जिसे जंग ऐन जालूत कहते हैं। इस जंग में सुल्तान बाइबरस की जवामर्दी की वजह से मुट्ठी भर मुसलमानों ने मंगोल लश्कर को शिकस्त दे दी और हलाकू खान का सिपा सलार मारा गया। इस तारीखी फतह के बाद मंगोल फ़लस्तीन से भाग खड़े हुए और बाइबरस मुस्लिम दुनिया का हीरो बन गया। तमाम इस्लामी रियासतों में ये खबर फैल गई कि हर मैदान को फतह करने वाले मंगोलों को ममलूक ने शिकस्त दे दी है। लिहाजा शाम, उर्दून, फ़लस्तीन, मिस्र, ईरान और तमाम रियासतों में मंगोलों के ख़िलाफ़ मुसलमान हुक्मरां उठ खड़े हुए। इसी दौरान अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के साथ एक हैरत अंगेज़ वाक़या हुआ। 660 हिजरी में चंद मुस्लिम उलमा और सूफिया कराम की दावत पर चंगेज़ खान के पोते बरका खान ने इस्लाम कबूल कर लिया। बरका खान ने सुल्तान बाइबरस को ख़त लिखा कि वो अब अपने चचाजाद हलाकू खान के दीन पर नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बन चुका है। वो मुसलमानों के साथ मिलकर मंगोल सल्तनत के ख़िलाफ़ जंग करना चाहता है। ये खबर सुनते ही मुस्लिम दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई।
समरकंद और बुखारा के जौक दर जौक मुसलमान बरका खान के लश्कर में शामिल होने लगे। ये इस्लाम लाने की ताकत ही थी कि बरका खान हलाकू के सामने खड़ा हो गया था। हालांकि चंगेज़ खान के कवानीन के मुताबिक मंगोल कभी आपस में जंग नहीं लड़ सकते थे। ममलूक फ़ौज ने बरका खान की रहनुमाई में गर्जिस्तान के इलाकों में हलाकू खान के साथ बहुत सारी जंगें लड़ी। बरका खान ने एशिया के मुख्तलिफ मंगोल कबीलों को भी अपने साथ मिला लिया। इस तरह मंगोल खुद दो ग्रोह में बढ़ गए, एक इस्लाम दोस्त मंगोल और दूसरे इस्लाम दुश्मन मंगोल। एक तरफ जहां तातारियों ने इस्लामी रियासतों को ताख्त तराज किया और मुस्लिम उम्मा के लिए फितना साबित हुए, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं तातारियों यानी मंगोलों के भाई, खूनी रिश्तेदारों और उनकी औलादों ने इस्लाम कबूल करके मुसलमानों के मुहाफिज बन गए। जैसा कि इस वीडियो के इब्तिदा में हमने देखा कि तुर्क के दो बेटे थे, यानी मगोल और तातार। मगोल तातारियों से अलग हो चुका था और अपनी इलाहिदा रियासत कायम की थी। मगोल की औलादों को अल्लाह ने हिदायत दी और उसकी नस्लों में से सबसे पहले ओगोस खान ने इस्लाम कबूल किया। वो अपने 6 बेटों और 24 पोतों को लेकर मंगोल कबाइल से अलग हो गया। ओगोस की नस्लें खूब फली फूली और उनमें भी कई कबीले पैदा हो गए। उनमें एक बहादुर और बेबाक कबीला काई कबीला था। इस कबीले ने मशरिक की तरफ हिजरत की और सल्जूक रियासतों में सकूनत इख्तियार कर ली। उस वक्त इस कबीले के सरदार सुलेमान शाह थे। सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगुल ने काई कबीले समेत दूसरी तुर्क कबीलों को इकट्ठा किया और बरका खान की मदद हासिल करके सोगोत के इलाकों तक पहुंच गया, जहां सल्जूक हुक्मरानों ने उसकी मदद की। अर्तुगुल ने मंगोल लश्कर से बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और ओगदाई खान के सिपाही बायजू नोयान को मौत के घाट उतारा। काई कबीले के इस निडर और ताकतवर सरदार के बेटे उस्मान गाजी ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी और इन्हीं तुर्क उस्मानियों ने 600 सालों तक हुकूमत करके मुस्लिम दुनिया की क़यादत की। वहीं ओगोस कबीले में सबसे पहले मुस्लिम हुकूमत एक ओगोस सरदार सल्जूक ने कायम की थी, जिसे सल्जूकी सल्तनत के नाम से याद किया जाता है। उनमें तुगरल बैग, अल्प अरसलान, मलिक शाह जैसे अजीम फातह पैदा हुए, जिन्होंने मुस्लिम दुनिया को एक मरकज़ पर जमा किया और लंबे अरसे तक उम्मत की क़यादत की। इसी तरह हमने देखा कि तातारी मंगोल का सबसे पहला सरदार तुमना खान था। मंगोल सरदार तुमना खान के यहाँ जुड़वा बेटे कुबुल खान और काचूली बहादुर पैदा हुए थे। कुबुल खान की नस्ल से चौथी पुश्त में चंगेज़ खान था और दूसरे बेटे काचूली बहादुर की नस्ल से अमीर तैमूर पैदा हुआ, जो 14वीं सदी ईस्वी में एशिया का सबसे बड़ा मुस्लिम फातह था और जिसने तैमूरी सल्तनत की बुनियाद रखी। तैमूर की छठी पुश्त से फरगाना में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की पैदाइश हुई, जिसने 1526 ईस्वी में हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, जो तकरीबन 300 सालों तक हिंद की सरजमीन पर पूरे आबोताब के साथ चमकता रहा। दरअसल मुग़ल मंगोल की ही बदली हुई शक्ल है। मंगोलों के अरब ममालिक पर हमलों और कब्ज़े के बाद लफ्ज़ मंगोल मुग़ल में तब्दील हो गया और यही नाम हिंदुस्तान में मशहूर हुआ, जबकि मुग़ल शहनशाह खुद को तैमूरी तुर्क भी लिखा करते थे। मंगोलों में 1280 तक मंगू खान, उसकी औलादें, हलाकू खान का पोता तकुदार आगलन और चुगताई की औलादें मुसलमान हो गईं। खाकान मंगोल के बड़े बड़े सरदार इस्लाम कबूल करने लगे और 1304 ईस्वी तक अज़बक खान के इस्लाम लाने के बाद पूरी मंगोल हुकूमत इस्लाम में दाखिल हो गई और उन्होंने अपनी रियासतों में इस्लामी कानून को नाफिज किया। वक्त गुजर जाता है। इंसानी फितरत में सोना, जागना, खाना पीना, चलना बैठना और माजी को याद रखना शामिल है, लेकिन गुजरे वक्त को भूल जाना भी इंसानी फितरत में शामिल है। अगर इंसान गुजरे वक्त के दुख और परेशानियों को ना भूल सकता तो जीना और मुस्तकबिल का सफ़र मुश्किल हो जाता। लेकिन तारीख़ को दोहरा कर उससे सीखे गए सबक को याद रखना ही तारीख़ के मुताले का असल हदफ है। हमने तातार की आंधी और मुसलमानों की तबाही के इस तारीख़ में देखा कि किस तरह तातार मंगोलों ने बगदाद और इस्लामी रियासतों पर कहर बनकर नादिल हुए, लेकिन फिर उन्हीं तातारियों की औलादों ने वस्त एशिया में तैमूरी सल्तनत, अनातोलिया में सल्जूक और खिलाफत उस्मानिया और बर्र सग़ीर में मुग़लिया सल्तनत कायम करके इस्लाम की हिफाजत की।
इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन तातारों ने मुस्लिम रियासतों को फतह किया, जबकि खुद इस्लाम ने उन तातारियों को फतह कर लिया और वो इस्लाम के मुहाफिज बन गए। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा है, अया यूरुश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से।